अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हम कर रहे हैं टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट आर नॉट इक्वल आर इक्वल बट क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस इक्वल नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस इक्वल हैं। दिस इज़ द टाइप 1 क्वेश्चन। देखिएगा जी, ऑटम 2006 में 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट देखिए, कहता है शो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन बैंक बुक। बैंक बुक का मतलब ये होता है जी कैश बुक। कैश बुक को बैंक बुक भी कहते हैं। कैश बुक का एक नाम पासबुक भी है। एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2006। ठीक है जी, यानी आपसे कहा उसने बैंक बुक बनाए या रजिस्टर्ड कैश बुक बना दें, नंबर 1। नंबर 2 कहता है BRS बना दें। ठीक है जी, अब इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आइएगा। कहता है अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ AB ट्रेडर्स शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 272,000। बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, लिख देते हैं जी यहाँ पे कितनी अमाउंट का है। इट्स 272,000। ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है द बैंक बुक मतलब कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 730,718। तो लिख देते हैं जी अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है। इट्स 730,718। तो देखिए जी, दोनों बैलेंसेस आपस में मैच नहीं कर रहे। दोनों ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस हैं लेकिन आपस में मैच नहीं कर रहे। इसके बाद कहता है दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें बता रही है कि रिकन्सिलिएशन करनी है। एन एग्जामिनेशन ऑफ बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, यानी ये जो बैंक बुक है यानी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों की जब एग्जामिनेशन की गई तो क्या हुआ, डिस्क्लोज द फॉलोइंग। तो हमें नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो पता चले, डिस्क्लोज हो गई वो चीज़ें। क्या हैं? नंबर 1 देखिएगा, चेक ऑफ 49,200 डिपॉजिटेड on June 29, 2006 had been credited by the bank on July 1, 2006। यानी जो 29 जून को 49,200 के चेक्स डिपॉजिट करवाए गए, 49,200 चेक्स जो डिपॉजिट कराए गए जून की बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए। कब आए? जुलाई की बैंक स्टेटमेंट में, अगले महीने की। लेकिन इस महीने तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब अगले महीने की ट्रांजैक्शन अगले महीने में देखेंगे। अब हम कंपेयर किसको कर रहे हैं? जून की कैश बुक, जून की बैंक स्टेटमेंट। तो जून की कैश बुक में अमाउंट है, जून की बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। कब आई है? अगले महीने में। तो जून के महीने के लिए दिस इज़ द टेम्परेरी डिफरेंस। तो दिस अमाउंट इज़ स्टिल अनकलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अनकलेक्टेड है तो उसके सामने लिख दीजिए 49,200। ठीक है जी, तो ये अमाउंट कैश बुक में थी, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, तो हमने BRS में लिख दी। नेक्स्ट देखिएगा, इसी पॉइंट में एक और पॉइंट देता है, सब पॉइंट कहता है कैश रसीट्स ऑफ जून 30, 2006, यानी कैश जो मिला हमें टोटलिंग 67213 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन जुलाई 1। जो 30 जून को कैश मिला वो जुलाई में जाके बैंक में जमा हुआ। तो हमारे जून के महीने से इसका क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। जून के महीने में ना ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में अमाउंट है, ना ये बैंक स्टेटमेंट में है। तो कैश मिला, क्या एंट्री हुई? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या कैश डेबिट एट क्रेडिट। कैश मिला, ठीक है, और जमा कब करवाया बैंक में? अगले महीने जुलाई में। तो ये इन्फॉर्मेशन जून के महीने के लिए इररेलेवेंट है। तो सम टाइम आपका एग्जामिनर आपसे ये ब्लफ करता है देखने के लिए क्या स्टूडेंट को पता चल पाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है और कौन सी रेलेवेंट नहीं है। कहीं रट्टे पे तो नहीं सवाल सॉल्व करता जा रहा, क्रैमिंग तो नहीं की हुई उसने। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन कॉन्सेप्ट। तो हम जिस महीने की BRS बना रहे हैं, हमने सिर्फ उसी महीने की ट्रांजैक्शंस को कैटर करना है। ठीक है जी,
तो ये जो ट्रांजैक्शन है दिस इज़ द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन है, हमारे करंट मंथ में इसका कोई काम नहीं, हैंस वी विल इग्नोर इट। ऐसे पॉइंट में एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनर के लिए एक नोट लिख दें, आई इग्नोर दिस अमाउंट बिकॉज दिस इज़ नॉट बिलोंग टू आवर करंट मंथ, बस इतना सा एक नोट लिख देंगे तो उसको पता चल जाएगा हाँ कि इस बच्चे ने ठीक इग्नोर किया। सिर्फ इग्नोर करना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू टेल के वाई आर यू इग्नोरिंग। अब हमारा एग्जामिनर इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया तो वो बता देता है रिक्वायरमेंट में कि जो ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अलग से लिख दे और उसकी रीज़न बता दे। यहाँ पे ये 2006 का क्वेश्चन है, इसमें हमारा एग्जामिनर इतना मॉडरेट नहीं था, तो हमें इस तरह की क्वेश्चंस में खुद नोट देना है अपने पास से, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट देखिएगा, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 1700 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बैंक बुक, कैश बुक में 1700 नहीं लिखे गए। बैंक स्टेटमेंट के बारे में खामोशी इख्तियार की है क्वेश्चन ने, इट मीन्स के बैंक स्टेटमेंट में 1700 लिखे जा चुके, कैश बुक में नहीं लिखे, तो अब कहाँ पे लिखेंगे इसको, अब हम इसको लिख देते हैं एडजस्टेड कैश बुक में 1700 बैंक चार्जेस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है अ डेबिट ऑफ ₹4200 अपीयर्ड ऑन बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक, यानी ये चेक पे नहीं हुआ, बैंक ने डेबिट दिखा दिया हमें, विच हैड बीन रिटर्नड इन द जून, जो हमें जून में ही वापस कर दिया गया, मार्क्ड उसके ऊपर लिखा हुआ था आउट ऑफ डेट के टाइम बार्ड हो चुका है। इसके बाद कहता है द चेक हैड बीन रीडेटेड, जिससे हमने चेक लिया था उसने रीडेट कर दिया हमें चेक, बाय द कस्टमर, कस्टमर की तरफ से रीडेट कर दिया गया, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अगेन ऑन जुलाई 3, 2006, अगले महीने में जमा करवाया गया। ये जो सेंटेंस है हमारे इस पीरियड से रेलिवेंट नहीं है, तो ये जो एग्जामिनर आपका वो आपसे इस सवाल में ये टेस्ट कर रहा है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इररेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस पॉइंट में, इस पैराग्राफ में फुल स्टॉप से पहले, फुल स्टॉप से जो पहले की इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट, फुल स्टॉप के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द ट्रांजैक्शन बिलोंग टू द नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने में देखेंगे, इस मंथ में वी जस्ट हैव टू इग्नोर दैट, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी इस मंथ से रेलिवेंट क्या है। कहता है डेबिट ऑफ 4200 अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट विच हैड बीन रिटर्न्ड इन जून मार्क्ड एज आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट है यानी ये चेक हमारा डेट से आउट हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है, तो टाइम बार्ड चेक की हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है, बैंक ने डेबिट किया हुआ है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, द अमाउंट विल बी 4200। किसका चेक है जी, डेटर साहब से मिला हुआ है, तो लिखते हैं डेटर, साथ में लिख सकते हैं आउट ऑफ डेट चेक, ओवरड्राफ्ट नहीं, आउट ऑफ डेट चेक, आप कंप्लीट लिखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट देखिएगा जी, दूसरा हिस्सा तो इसका इग्नोर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। कहता है अ पेमेंट अंडर अ स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹1000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन बैंक बुक, एनुअल सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे की है 1000 की, बैंक के बारे में खामोश है, इट मीन्स कि ठीक लिखा गया, 1000 पे कर दिया बैंक ने। कहता है बैंक बुक यानी कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो अब लिख दें एडजस्टेड कैश बुक में 1000 क्या है, सब्सक्रिप्शन पे की गई है, ठीक है जी। तो बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, कैश बुक में अब लिख दी गई, रिकन्सिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कहते हैं जी ऑन जून 25 द मैनेजिंग डायरेक्टर हैड गिवन द कैशियर अ पर्सनल चेक ऑफ 10,000 फॉर डिपॉजिटिंग इनटू हिज पर्सनल अकाउंट एट द बैंक। जी मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कैशियर साहब को अपना ज़ाती चेक दिया कि मेरे ज़ाती अकाउंट में जमा कराओ, ठीक है जी। आगे क्या हुआ जी, यहाँ तक की तो ये बात है, द कैशियर हैड डिपॉजिटेड इट इनटू कंपनीज अकाउंट, और कैशियर साहब ने ज़िम्मेदारी के साथ कंपनी के अकाउंट में चेक जमा करा दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर के ज़ाती अकाउंट में जमा करवाना चाहिए था, ज़िम्मेदारी के साथ, गलती के साथ कैशियर साहब ने कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिया। कितनी अमाउंट का है जी, इट्स अमाउंटिंग टू 10,000। आगे लिखा हुआ है अकाउंट बाय मिस्टेक इट वाज क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ऑन जून 27, और बैंक स्टेटमेंट में जून में क्रेडिट भी आ गया 10,000 का।
आप क्या करें जी, बैंक स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में आनी भी नहीं है ये इंफॉर्मेशन। क्यों जी? क्योंकि दिस इज़ नॉट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिज़नेस। कैश बुक में सिर्फ वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आएंगे जो बिज़नेस की हैं, तो ये तो उसकी ज़ाती फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैनेजिंग डायरेक्टर की, एम्प्लॉय की। तो बिज़नेस के लेजर में तो इसने कभी नहीं आना, बैंक स्टेटमेंट में स्टिल लिखा हुआ है, बिज़नेस में आना नहीं, तो क्या करें? तो बैंक स्टेटमेंट में इसको रिवर्स कर देते हैं। ये अमाउंट क्रेडिट हुई थी, अब इसको डेबिट कर देते हैं 10,000 से। रिवर्स करने के लिए लिख दें जी, पर्सनल चेक ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय मिस्टेक। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्रेडिट था, डेबिट करके इसको रिवर्स कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में से ख़त्म हो गई, कैश बुक में है भी नहीं, और रिकन्सिलिएशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा जी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी एग्जामिनर देखें वर्ड बदल बदल कर देता है। पर्सनल अकाउंट, सेक्रेटरी अकाउंट, एमडी अकाउंट, कॉन्सेप्ट वही है, अल्फाज समझने आपने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, अब हमारे 4-5 क्वेश्चंस के बाद देखिए ये ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रही हैं। बैंक चार्जेस रिपीट हो गया, सब्सक्रिप्शन रिपीट हो गई, पर्सनल अकाउंट रिपीट हो गया। तो आपके पेपर में भी कुछ ट्रांजैक्शंस अगेन रिपीट हो रही होंगी, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होंगी। आपके पेपर में कुछ आपको नज़र आ रही होंगी, एंड फ्यू ट्रांजैक्शन विल बी न्यू फॉर यू। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है तो आप उन न्यू ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकेंगे आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा जी, 6 पॉइंट में कहता है, ऑन जून 27 टू कस्टमर्स ऑफ AB ट्रेडर हैड पेड डायरेक्टली इन द कंपनीज बैंक अकाउंट। कस्टमर ने, डेटर्स ने डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। कितने जी? 49,900 एंड 15,700 रिस्पेक्टिवली एज पेमेंट अगेंस्ट गुड सप्लाई। उसकी वो पेमेंट्स जिसके अगेंस्ट उनको गुड्स दी गई थी। फुल स्टॉप के बाद कहता है जी, द एडवाइसिस, यानी जो क्रेडिट एडवाइस है बैंक की तरफ से, द एडवाइसिस वर नॉट रिसीव बाय द कंपनी अनटिल जुलाई 4। जुलाई 4 तक ना बैंक से कोई रिसीट मिली है, ना उन कस्टमर की तरफ से कोई एडवाइस मिली है। एंड वर एंटर्ड इन द बैंक बुक ऑन दैट डे, एंड वर एंटर्ड इन द बैंक बुक ऑन दैट डेट। कहता है द एडवाइसेस वर नॉट रिसीव बाय द कंपनी अनटिल जुलाई 4 तक एडवाइसेस नहीं मिली। कब मिली फिर? अनटिल तक 4 तक नहीं मिली, तो इसका मतलब है 4 को मिल गई है, 5 को मिल गई। एंड वर एंटर्ड इन द बुक ऑन दैट डेट, और जब मिली तब उसकी बुक में रिकॉर्ड की गई। तो ये तो जुलाई की बात कर रहे हैं। तो हमारे जून में क्या हुआ? जून के महीने में ये डायरेक्टली अमाउंट्स बैंक अकाउंट में जमा करवाई गई। द अमाउंट्स आर 49,900 एंड द अमाउंट इज़ 15,700। जून के महीने में तो ये मामला हुआ कि बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट, कैश बुक को पता ही नहीं। तो डिफरेंस है, तो रिमूव कैसे करेंगे? कैश बुक में लिख दें जी, 49,900 नंबर 1, नंबर 2 15,700। कहाँ से मिले ये? डेटर साहब से मिले, यानी कस्टमर से मिले। गॉट इट? तो ये इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में थी, कैश बुक में अब आ गई, रिकन्सिलिएशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा जी, इसके अल्फाज ही समझने हैं। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की इसलिए आमतौर पे करता हूँ क्योंकि इस तरह के टॉपिक में एग्जामिनर अल्फाज से आपको मारता है, अल्फाज से परेशान करता है, टेक्निकल वर्ड यूज़ करता है, वोकैबुलरी यूज़ करता है, अंग्रेज़ी यूज़ करता है। तो जहाँ पे फॉर्मेट वाले सिंपल क्वेश्चंस हो, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हो, स्टूडेंट्स उसको हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और साथ में टेक्निकल इंग्लिश, जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, और इंग्लिश की अल्फाज का हेर फेर ये एग्जामिनर इस्तेमाल करता है। तो हमने उसके अल्फाज को ही समझना है। दैट्स वाई आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन BRS। इस टॉपिक को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारी ज़्यादातर अकाउंटिंग की टेक्निकल लैंग्वेज हमें समझ आ जाएगी, और फिर अगले टॉपिक्स में जाके हमें काफ़ी आसानी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, ऑन March 30th 2006 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट पुराना नाम है जी,
अब ये लीजिंग है बेसिकली, हायर परचेज का मतलब लीजिंग। आगे कहता है जी टू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बैंकर्स ऑर्डर, बैंक ऑर्डर दिया गया, अ सम ऑफ 2600 पे कर दिया करे ऑन 10th डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने बैंक को कहा गया कि आप 2600 रुपये पे कर दें। कमेंसिंग शुरू होंगी ये पेमेंट्स कब से, अप्रैल 2006, अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। हम जून के महीने में खड़े हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने गुजर चुके हैं इस बात को। नो एंट्रीज, नो एंट्री नहीं लिखा हुआ, नो एंट्रीज यानी तीनों महीनों की एंट्रीज, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बैंक बुक, बैंक बुक में कोई भी एंट्री नहीं की गई, यानी सारी की सारी एंट्रीज नहीं की गई। कितनी है जी, 3 एंट्रीज नहीं की गई। बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट तो कर दी गई, लिखा किसने नहीं, लिखे कहता है बैंक बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, बैंक स्टेटमेंट के बारे में खामोश है, नहीं बोला। इट मीन्स के बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट होती रही, एंट्री कहाँ नहीं हुई, बैंक बुक में। कैशियर साहब को पता ही नहीं है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, बैंक पेमेंट करता जा रहा है। अब पता चला, एनालाइज किया तो, एग्जामिन किया तो अब पता चला तो सारी की सारी पेमेंट्स हमें रिकॉर्ड करनी है। तो 3 पेमेंट्स हैं, क्या है जी, हायर परचेज़ लिख लीजिए, आप लीज भी लिख सकते हैं। हायर परचेज़ पेमेंट्स हैं, 2600 की एक पेमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो वी विल हैव, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 7800। ठीक है जी। तो बैंक स्टेटमेंट में तो ये इन्फॉर्मेशन थी, अब कहाँ आ गई, कैश बुक में भी आ गई, तो कोई फ़र्क नहीं रह गया। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है जी ₹36,400 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द बैंक बुक, डिपॉजिट कराए गए बैंक में और 2 दफ़ा लिख दिए, कहाँ पे लिख दिए, बैंक बुक में, यानी 36,400, 36,400 2 दफ़ा लिख दी। अब क्या करें, एक दफ़ा काट दें, नहीं, कटिंग अलाउड नहीं है। बैंक में एक दफ़ा लिखी हुई है, यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दी गई, तो अब इस एरर को ठीक करना हमने एडजस्टेड कैश बुक में 2 दफ़ा डेबिट किया गया, एक दफ़ा क्रेडिट कर दें। 36,400 है क्या जी, ये चेक है जी, सस्पेंस में लिख दें, सस्पेंस लिख दें और डेटर लिख दें जिनसे चेक मिले थे, या रिकॉर्डेड डेबिटेड ट्वाइस लिख दें, डेबिटेड ट्वाइस। तो मैं ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट इज सस्पेंस अकाउंट, लेस अप्रोप्रिएट डेटर, लीस्ट अप्रोप्रिएट इज डेबिटेड ट्वाइस। ठीक है जी। तो 36,400 जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ था हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो दोनों इन्फॉर्मेशन अब मैच होगी, एक दफ़ा कैश बुक में है और एक दफ़ा बैंक स्टेटमेंट में है। नेक्स्ट देखिएगा, चेक इशूड अमाउंटिंग टू ₹467,200 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड, यानी अनप्रेजेंटेड है, टू द बैंक फॉर द पेमेंट अनटिल आफ्टर जून 30, 2006। जून 30, 2006 के बाद भी अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए चेक, तो अनप्रेजेंटेड है, तो अनप्रेजेंटेड का सामने लिख दें जी, इट्स 467,200, तो मैंने अनप्रेजेंटेड के सामने लिख दिया। कैश बुक में ऑलरेडी लिखे हुए थे 467,200, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस, तो हमने कहाँ पे लिख दिया, बैंक की जगह पे BIS में। नेक्स्ट देखिएगा जी, गुड पॉइंट है, अ कस्टमर वाज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5%। कैश डिस्काउंट मतलब अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, इट्स अ डिस्काउंट अलाउड अमाउंट। कहता है 2.5% हमने उसको डिस्काउंट दिया ऑन पेमेंट ऑफ 20,000। अगर वो हमें 20,000 पेमेंट करता है और उसने कर दी पेमेंट, 20,000 की पेमेंट में 2.5% हमने उसको इंटरेस्ट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी 20,000 अब वो पूरे हमें नहीं पे करेगा, इसमें से डिस्काउंट लेस होगा। ऑन जून 10 द कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक बुक। कैशियर साहब ने क्या किया, जब उससे चेक मिला तो 20,000 लिख दिया अपने पास। लिखना कितना था,
2.5% जो इसका डिस्काउंट बनता है वो माइनस करने के बाद लिखना था। अब ये जो एक्सेस अमाउंट है इसका क्या करें जी, कितनी एक्सेस अमाउंट है इसका 5% 2.5% ले लें। वो ज़्यादा लिखा गया डेबिट साइड पे, कैश बुक का एरर है, एडजस्टेड कैश बुक में ठीक करें। कितनी अमाउंट ज़्यादा लिखी गई, 20,000 इंटू 2.5%, इट विल बी अराउंड 500। कैलकुलेट कर लें जी, इट विल बी 500। है क्या ये डिस्काउंट अलाउ किया गया था जो गलती से डेबिट में लिख दिया। मैंने इसमें से 500 क्रेडिट कर दिया, डेबिट था 20,000, क्रेडिट कर दिया 500, तो डेबिट में रह जाएगा 19,500। ठीक है जी, इतनी ही उन्होंने पेमेंट की थी। बैंक के बारे में खामोश है, इट मीन्स कि इतना ही बैंक में भी लिखा हुआ है 19,500। अब दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन सेम होगी तो हमारा डिफरेंस रिकनसाइल हो गया। नेक्स्ट देखिएगा जी, लास्ट ट्रांजैक्शन है, कहता हूँ जुलाई 7, 2006 द बैंक सेंट अ डेबिट एडवाइस। जुलाई में बैंक ने सेंड किया डेबिट एडवाइस, जिस दिन उसने डेबिट किया उस दिन आपको 7 जुलाई को डेबिट एडवाइस सेंड कर दी ऑफ ₹16,718 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे, टू जून 30, 2006 जून तक, यानी जनवरी से जून तक का इंटरेस्ट वो बैंक ने आपके अकाउंट से काटा और 7 जुलाई को आपको डेबिट एडवाइस भेज दी कि मैंने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए। 7 जुलाई को भेजी, कहता है इट हैड बीन एंटर्ड इन द बैंक बुक ऑन जून 30, 2006। तो बैंक बुक यानी कैश बुक में 16,718 ये जून में रिकॉर्ड हो गया। बैंक ने कब रिकॉर्ड किया, बैंक ने तो 7 को रिकॉर्ड किया, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। कैश बुक में इंफॉर्मेशन है, बैंक में नहीं है, तो क्या करें, आप बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लें, बीआरएस में नहीं। गौर कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा सवाल है ये। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर करते हैं। हम ये बेसिकली लेजर बना रहे हैं। ट्रांजैक्शन हुई है 7 जुलाई को जब डेबिट एडवाइस आई, और कैशियर साहब ने एफिशिएंसी दिखाते हुए रिकॉर्ड कर दिया जून में, 7 दिन पहले रिकॉर्ड कर दिया। क्या आज से पहले हमने किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने से पहले अमाउंट को रिकॉर्ड किया? नहीं किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है जुलाई में, तो कैशियर साहब को भी जुलाई में रिकॉर्ड करना चाहिए था। एफिशिएंट बनते हुए इन्होंने ट्रांजैक्शन होने से पहले रिकॉर्ड कर लिया, यानी बैंक में नहीं लिखा हुआ, तो बैंक ने ठीक किया, नहीं लिखा जाना चाहिए। 7 को ट्रांजैक्शन होगी तो बैंक लिखेगा, यानी जुलाई में, जून में नहीं लिखा हुआ। कैशियर साहब ने जल्दी लिख दिया, ट्रांजैक्शन हुई नहीं उससे पहले ही लिख दिया, तो गलत किया। तो इस गलती को ठीक कहाँ पे करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। अमाउंट क्रेडिट हुई है, इसको डेबिट कर दें, 16,718 है क्या था ये जी? इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। गलती से जल्दी रिकॉर्ड कर दिया, अब हमने रिवर्स कर दिया, करेंगे रिकॉर्ड लेकिन अब जुलाई की कैश बुक में जाके। ठीक है जी, तो ये था हमारा सवाल। अब इसके टोटल कर लें जी। इसका टोटल है जी 7,82318। क्रेडिट साइड कौन सी है? वी हैव क्रेडिट साइड इज़ द ग्रेटर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा? एडजस्टेड बैलेंस विल बी 700,000। इस बैलेंस को कहाँ पे लिखना? दिस इज़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कहाँ पे लिखना है? बीआरएस के टॉप पे 700,000। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो हमें पता है इसको माइनस में लिखना है। ये 2 फिगर्स प्लस की, ये 2 माइनस की, तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो दिस वाज दी बीआरएस। ठीक है जी, अपना होमवर्क कीजिएगा। थैंक यू।